ओके। तो अपन इस सीरीज़ में, ठीक है, ये क्लास 10 मैथ्स का रिवीजन सीरीज है, और क्योंकि एग्ज़ाम जस्ट आने वाला ही है 2 से 3 महीने में, तो अपन एक लाइन से हर एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है। रिवीजन में अपन शॉर्ट नोट्स देखेंगे, ठीक है, और अपन इसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो अपन फिर इस टाइप से करेंगे, और क्या बोलते हैं कि हर एक चैप्टर के लास्ट में, मतलब हर एक वीडियो के रिवीजन के लास्ट में आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें इन अ लार्ज अमाउंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर से सिलेक्टेड होंगे। जैसे आज अपन अगर रियल नंबर चैप्टर रिवीजन करते हैं तो उसके बेसिस पर जितना भी अभी तक पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उसका सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे और कुछ और ऐड रहेंगे जो मतलब जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में। और जो बच्चा या तो चैप्टर पढ़ा हुआ है या अभी तक नहीं भी पढ़ा है, इस रिवीजन में उसको सब समझ में आएगा, ज़्यादा कुछ टफ नहीं होने वाला और बहुत इजी तरीक़ा से ये रिवीजन जाएगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर का नाम हो गया रियल नंबर। ओके ओके, तो इस चैप्टर में, ठीक है, दो इम्पोर्टेंट थ्योरम, ठीक है। एक हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरा हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, तो पहला थ्योरम क्या हो गया? पहला थ्योरम हो गया अपना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, सेकेंड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, देख, इसी दो थ्योरम के बेसिस पर ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। और फिर लास्ट में अपन इरेशनल का प्रूफ भी सीखेंगे, जो क्लास 9th में सिर्फ थोड़ा सा ही बताया गया था। इसमें प्रूफ जिसके बेसिस पर हर एक साल एक न एक हर एक क्वेश्चन पेपर में एक न एक क्वेश्चन आता है कि जैसे √2 इरेशनल इसे प्रूफ करो, √3 ये 5 - 2 √3 इस तरह। तो ये अपन करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। ओके, तो अपन बचपन में ही ये एचसीएफ करना सीखे होंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, ठीक है। जैसे अपने को लिखना है कि चलो 72 और 13 का एचसीएफ निकाल, ठीक है। 72 और 13, तो अपन कैसे करते थे? 13 से अपन 72 में डिवाइड करना, ठीक है। कितना? 565 7, फिर अपन इससे करते थे 13 को, तो 6 7, फिर 6 1 6, देन इसका एचसीएफ 1 हो गया, ठीक है। तो अपन बचपन से इस मेथड से करते हैं, ठीक है। और अभी जो आया है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसमें क्या है देखो, जैसे अपन बचपन में डिवाइड करते हैं तो क्या लिखते होंगे? डिविडेंड, ये तो फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, क्लास 9th आई थिंक 8 में भी है, ठीक है। इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बट ये थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ए और बी नंबर के बीच अपन रिलेशन क्या बैठा सकते हैं? कोई भी ए और बी नंबर लेके, जैसे अपन ए को अपन लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, बी जहाँ डिवीजन, मतलब बोल दे चलो इसको इससे डिवाइड करो, ठीक है। ये दो ऐसा नंबर, तो क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू बी इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ ध्यान ये देना है कि रिमाइंडर हरदम या तो 0 से लेकर बी को इंक्लूड नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है, बी को इंक्लूड नहीं करना है। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है कि किसी भी ए और बी नंबर को, ठीक है, अगर अपन बी से डिवाइड करते ए में, तो उसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए इक्वल टू बी इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सेम है यही, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, फिर ध्यान क्या देना है, रिमाइंडर कहाँ से कहाँ, जो डिवाइजर है बी,
जो जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो 0 से लेकर b तक होना चाहिए, लेकिन b इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। 0 से b के बीच में 0 को इंक्लूड है और b को इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये ध्यान अपने को देना है, ठीक है। और फिर इसके हेल्प से अपन HCF निकालेंगे, ठीक है, कि चलो HCF निकालते हैं तो इस थ्योरम को यूज करके अपने को HCF निकालना होता है। जैसे एग्जाम में आ गया कि चलो 20, 29 ये सब HCF निकालो, तो अपन डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन, ओके, तो अपन को क्या करना है कि इक्वली डिवीजन लेमा के फॉर्म में HCF निकालना, ठीक है। करना कैसे, करने का है बहुत इजी तरीका है। क्या करो आप लोग, मैं पेन ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, पेन ऑन हो जाए, ठीक है। आप लोग क्या करें, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ कि फाइंड द HCF ऑफ 999 एंड 24 यूजिंग वही इक्वली डिवीजन लेमा EDF, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, तुम सिंपल से वही करो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो। सिंपल क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स आई थिंक जाएगा 96, 3, 9, 1 टाइम्स जाएगा, है ना। फिर डिवाइड करना है, सिक्स तो कितना 3, 10, 6, 2 जा 6, ओके। तो अपने को करना क्या है, देखो यार, ये कर लिया, उसके बाद सिर्फ अपने को यही करना है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजन टू क्वेश्चन प्लस डिवाइड। पहला डिवीजन क्या है, पहला डिवीजन ये है, ओके, ये ओके, पहला डिवीजन यही नहीं किया, तो क्या करना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 15। फिर अपन इस डिवाइजर को, ठीक है, फिर अपन इस डिवाइजर को यहाँ लिखेंगे, जो ये भीतर डिवाइजर अब क्या होता है, डिविडेंड बन जाता है ना, इस यहाँ आगे देखो HCF में, तो फिर यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन इसको कंसीडर करेंगे, है कि नहीं, क्या हो जाएगा 15 इंटू 1 प्लस 9। फिर अपन 15 को लोगे तो क्या होगा 9 इंटू 1 प्लस 6। फिर अपन कितना 9 को लेंगे, देन 6 इंटू 1 प्लस 3, ओके। यार क्या बोला था, 1 कितना हो गया 6 इंटू 1 प्लस 3, देन अपन 6 लेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 0, यही करना है, ठीक है। अगर आपको ये करने में दिक्कत हो रहा था, सिंपल आप डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर ले और इसमें से देख के लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड से अपन इस तरह HCF निकाल सकते हैं, ओके। और न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि सो डैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड, ओके, क्या शो करना है कि पेन ऑन कर लेता हूँ। ये सब NCERT की सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसको अपन ठीक से समझ के करेंगे, फिर NCERT के बेसिस पर ही एग्ज़ाम में CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ज़्यादा टफ नहीं कि हाँ RS वाला नहीं सॉल्व किए, आप अगर NCERT के हर एक प्रॉब्लम अगर समझ कर लेते हो, ठीक है, और उसी प्रॉब्लम का अगर दूसरा टाइप है वो भी सॉल्व कर लेते हो, तो अपन इजली मैथ्स में आराम से अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या अगला क्वेश्चन है कि सो, एक मिनट रुक जाओ यार, so that every positive integer is of the form 2q, every positive even integer, okay, and every positive odd integer इज ऑफ द फॉर्म TQ प्लस 1, ये शो करना है, ठीक है। तो अपन क्या लेते, देखो यार, इस सब क्वेश्चन में है ना कि कभी ये दे देगा, ठीक है, इस तरह की 2Q प्लस 1, कभी दे देगा 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 3। तो एक तरफ से वो क्या दिया रहता है कि डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अपने को डिवीजर ए माना, ठीक है। तो एवरी पॉजिटिव, तो अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं ना कि कोई पॉजिटिव इंटीजर अपन ए मान लिए, ठीक है, और दूसरा है वो एक b मान लिया जो 2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ 2 से अपने को डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है।
तो रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 तो नहीं हो सकता। रिमाइंडर क्या रहता है, रिमाइंडर बी रहता है ना कि 0 से बी तक, बी को इंक्लूड नहीं करना था, 0 तो हो गया, ये हो सकता है क्योंकि अभी होगा या नहीं ये अपन पता है, आपको प्रूफ करना है। एक 0 हो सकता है और एक 1 हो सकता है, 2 पर तो इंक्लूड है नहीं। ओके, तो अपन पहले क्या लिख सकते हैं, 2 + 0, या दूसरा क्या हो सकता है, 2q + 1। ओके, तो देखो यार q क्या था, q भी एक इंटीजर ही रहता है, अपन जो कोसेंट लेते वो भी तो इंटीजर ही कुछ रहता है, ठीक है। तो a ये पहला जो 2q है ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 से कट जाएगा ना, मतलब ये इवन इंटीजर है, ठीक है। ऐसा प्रूफ करना है कि सिंस दिस इज डिविजिबल बाई 2, लिख देना सिंस 2q इज डिविजिबल बाई 2 सो इट इज इवन इंटीजर। ओके, फिर देखो अब इसको कैसे प्रूफ करें कि ए ऑड इंटीजर है। आप ऐसे भी कर सकते कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ऐसे भी कर सकते कि देखो 2q एक इवन इंटीजर, 2q इवन है और इसमें +1 करते हैं, जैसे कोई भी इवन ले लो, 8 ले लो, 8 में +1 कर 9, कोई भी इवन जैसे 76 ले, 76 + 1 77, तो ये लिख सकते हैं कि 2q इवन है, उसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो अगला इंटीजर ऑड ही होता है, तो 2q + 1 एक ऑड इंटीजर है। तो ऐसे अपन प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेते हैं, ये एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। एनसीईआरटी का लगभग हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट करता ही है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि सो डेट वही है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी इवन होगा जब ऑड किस फॉर्म में हो सकते हैं, 4q + 1 और 4q + 3, ठीक है। और इवन किस फॉर्म में होगा, 4q + 2 और 4q + सिंपल 4q, ये प्रूफ करना है, ठीक है। फिर यहाँ क्वेश्चन यही देगा कि सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 2 एंड 4q एंड एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q 1 + 4q + 3। तो अपने को क्या करना है, देखो यार यहाँ डिवीज़र क्या है, 4 है, तो अपने को क्या b मानना होगा, a क्या रहता है जो अपने को डिविडेंड है, b 4 मान ले, 4q + r कहाँ से कहाँ तक जाता है, r 0 से 4 तक जाएगा जो डिवीजन रहता है। तो r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो जब r 0 होगा तो क्या 4 बनेगा, 4q, जब r 1 होगा तो 4q + 1, जब r 2 होगा तो 4q + 2, जब r 3 होगा तो 4q + 3। देख लो ये 2 से डिविजिबल तो इवन, ये भी 2 से डिविजिबल तो इवन, ये इवन +1 तो ऑड होगा, ये भी इवन +1 तो ऑड होगा। सिंपल, इस तरह आप प्रूव कर सकते हैं। लिखने के लिए आप कोई भी स्टेटमेंट लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरफ से हो गया, ठीक है। और क्या ले ले अपन आगे, ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लिए, ये भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था तो अपन ले लिए, ठीक है। ये प्रूव करने को कह रहा है अपन को कि यूजिंग ईडीएल प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1, जहाँ m को इंटीजर के बोल रहा है कि कोई भी इंटीजर ले ले, ठीक है। अपन कोई भी इंटीजर ले ले, उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो आइदर 3m के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, 3m मतलब ये 3 अलग और m को इंटीजर, या 3m + 1 इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो यार कोई भी इंटीजर, ध्यान दो इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में हिंट भी दिया हुआ है, ठीक है, कि लेकिन अपन हिंट को समझते हुए आगे देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अपन, हाँ क्या बोल रहे थे अपन कि कोई भी इंटीजर ले लो, ठीक है, उसको अपन कोई भी इंटीजर जैसे ले लो, कोई भी ले लो 46, 49 कुछ भी ले लो, इसको तुम आराम से 3m या 3m + 1 या 3m + 2 यही तीनों में से कोई एक फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, कोई भी इंटीजर ले लो, दुनिया का कोई भी 1000 लाख कुछ भी ले लो, उसको अगर अपन इसके फॉर्म, इसका मतलब क्या, 3 से डिवाइड करने पर इतना कुछ कोई इंटीजर रिमाइंडर आएगा, कोई इंटीजर क्वोशिएंट होगा और रिमाइंडर 0 या रिमाइंडर 1 या रिमाइंडर 2, इसके अलावा कुछ रिमाइंडर नहीं आ सकता है, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर 0 1 2 यही हो सकता है, ठीक है। अगर अपन 3 से डिवाइड करते किसी भी इंटीजर को, 3 से डिवाइड, डिवीज़र 3 है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, या आप भी जानते हैं रिमाइंडर 0 से 3 के बीच है, हाँ
तो वही अपन क्या बोल रहा था कि कोई भी इंटीजर अपन ले लो, ठीक है, अगर 3 से डिवाइड करो तो उसका रिमाइंडर क्या, 0 1 2, ये तो इतना ही आ सकता है, क्योंकि अब बताया हुआ अपन कि रिमाइंडर हरदम 0 से 3 के बीच में होता है, जो 0 इंक्लूडेड होता है, ठीक है। जैसे ले लो कोई एग्जांपल लेते, जैसे एक मैं पेन ऑन कर लेता हूँ। जैसे अपन क्या लेते, 76 लेते, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 2 6, ओके, 1 6 3 5 15, कितना आ गया, 1 रिमाइंडर आया है ना, ठीक है। इसी तरह बोल रहे हैं कि किसी भी इंटीजर को अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो अपन इसको 3m+1 या 3m+2, अब बोल रहे होंगे आप 3m+3 क्यों नहीं लिख सकते यार, अगर तू 3m+3 लेता है, ठीक है, अगर इसमें से 3 कॉमन लिए तो क्या आएगा, m+1, m+1 इंटीजर है तो इसको इंटीजर प्लस इंटीजर, एक इंटीजर होगा जो क्या लिख सकते, 3k या 3m, बात बराबर है, फिर तो वही फॉर्म में आ गया कि नहीं, इसीलिए यही 3 फॉर्म अपन हो सकता है, ठीक है। तो अपन वो इंटीजर माने, और एक मैं न्यू पेज ले लेता हूँ। तो अपन अपने को क्या क्या हो गया कि 3 अरे यार क्या हो रहा है यार, पेन ऑन नहीं हुआ, ओके। 3 से डिवाइड करने पर 3m+1 या 3m+2 ये हो सकता है। अब बोल रहा है कि इसका स्क्वायर सिर्फ 3m और 3m+1 के फॉर्म में लिखा, m तो अपन पहले मान लो 3k और 3k+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखते हैं अपन करके, पहले तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 9m² हो जाए, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना, 9m² + 1 + 6m, ओके। फिर इसका स्क्वायर करते हैं, कितना हुआ, 9m² + 4 + 12 ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखो ये तो पहला, इसमें से 3 अपन कॉमन ले लिए तो क्या, 3m², फिर 3m² कोई इंटीजर 3k लिख सकते, 3k ये तो हो गया, ठीक। इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो ये दो 9m² + 6m+1 है, इसमें से अपन 3 कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा, 3m² + 2m+1, ये तो पूरा इंटीजर होगा, m को इंटीजर माने हुआ है, उसका स्क्वायर करो वो भी इंटीजर, इंटू करो वो भी इंटीजर, ऐड करो वो भी इंटीजर। हाँ तो अपन इसके फॉर्म में लिख सकते थे, ये देखो क्या बोल रहे थे, सॉरी, तो एक मैं पेन ऑन कर लेता हूँ। हाँ तो ये एक इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर कोई के, तो 3k+1 लिखा गया। इसी तरह अपन इसको लेते हैं, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, 9m² + 12m + 3 + 1, इस तरह लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसमें से तीनों में 3 कॉमन आ जाएगा, 3, देन 3m² + 4m प्लस कितना हो जाएगा, 1 + 1, ये क्या है देखो ध्यान से, ये इंटीजर सब इंटीजर ही होगा, तो इसको भी 3k+1, तो देखो यार इसका स्क्वायर किया चाहे इसका, इसको भी 3k+1, इसको भी 3k, इसको मतलब कुछ भी कर लो, ये दोनों के अलावा मैं कहीं जा नहीं सकता, मतलब या आइदर 3k या तो 3k+1 इसके फॉर्म में, तो अपन इस तरह प्रूफ कर सकते हैं, ओके। तो ये तो हो गया स्क्वायर वाला। एक और क्वेश्चन है जो क्यूब वाला है ना, कि क्यूब करने पर इस फॉर्म में अपन कर सकते, वो अपन डीपीपी में डाल देंगे, ठीक है। फिर अपन कल डीपीपी का डिस्कशन भी करेंगे, ओके, नेक्स्ट डे, ठीक है। तो अपन अब नया स्टार्ट करते, क्या है नया थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ओके। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये देखो ये क्या है, यह एक जो अपन क्लास 7th में ये चीज़ पढ़ा होगा, 7th या 6th या इतना याद नहीं है, जो किसी भी नंबर को अपन तोड़ सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। देखो ये थ्योरम तो इजीली क्या बोलता है, इसका इजी डिफिनेशन क्या है, ये एनसीईआरटी से ही लाइन है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। मतलब पहले अपन लिख लेते हैं क्या है ये थ्योरम, कि द प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, the prime factorization of a natural number is unique except
फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। इसका क्या मतलब है अभी अपन समझ लेते हैं। बहुत ही इजी थ्योरम है। जैसे अपन कोई भी नंबर लेते हैं ना, लाइक 78, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 39, फिर इसको 2 × 3 × 13। ठीक है, देखो यार ये एक नंबर है, फिर कोई और नंबर लेते हैं लाइक 46, क्या लिख सकते हैं 2 × 23, ओनली दिस प्राइम नंबर। ओके, तो देखो यार ये दोनों तो अलग ही है, ये तो सेम तो है नहीं। 2 × 3 × 13 नहीं, या 2 × 23 है, यूनिक तो है। कोई भी दो को का अलग अलग अपना अपना यूनिक होता है। एक्सेप्ट क्या होता है, अभी कोई थोड़ी नहीं बोलता है ये दूसरा है और 13 × 3 × 2 ये अलग चीज़ है। ये भी तो सेम है, ऑर्डर अलग हो सकता है ना। तो सब कुछ यूनिक रखते हैं, ऑर्डर आप कैसे भी लिखे सब में यूनिक है। इसका मतलब यही है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि इससे एक क्वेश्चन क्या आता है कि प्रूफ करो, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि 4n does not end with 0, does not ends with 0। ओके, देखो यार अपन प्राइम फैक्टर ये सब निकालना तो इजीली जान सकते हैं। और जैसे एक पहले वही क्वेश्चन लेते हैं प्राइम फैक्टर का, लाइक इधर ले लेते हैं अपन है। जैसे कोई भी एक नंबर ले लो, लाइक देख लेते हैं, एक मिनट। लाइक ये क्वेश्चन ले लिए प्राइम फैक्टर का कि यार हाँ कि 420, इसका प्राइम फैक्टर लिखो, क्या लिखते हैं 7 × 60, 7 × 3 × 20, 7 × 3 × 20, 2 × 10। आप किसी भी मेथड से लिख सकते, जरूरी नहीं यही कर। 2 × 5 तो क्या हो गया 2² 5 3 7 हो गया। यही तो प्राइम फैक्टर है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी की बेसिस पर अब ये क्वेश्चन करते हैं कि 4n डज नॉट एंड विथ 0, ये प्रूव करना। ठीक है, अगर ये 0 से एंड करता है तो पहले 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 5 से डिवाइड हो जाता है तो 10 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 4n को अपन देखते हैं। पहले अपन इससे कुछ अगर कुछ प्राइम नंबर के फॉर्म में हो गया तो देखो यार इसको अगर 4n को 5 से डिवीजन होना है तो इसका प्राइम फैक्टराइज में 5⁻1 2 कुछ भी होना चाहिए। ऐसा प्राइम नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। इसको अगर प्राइम नंबर के फॉर्म में करें तो ऐसा फॉर्म करिए, या तो 5 पक्का आना चाहिए। इसको करके देखते हैं। इसको 4n को 2n लिख सकते हैं ना। ये तो 2 प्राइम नंबर के फॉर्म में हुआ, 5 के फॉर्म में तो हुआ नहीं, तो ये 5 से डिवीज़न होने वाला ही नहीं। जो 5 से डिविजिबल ही नहीं है वो 10 से डिवीजन नहीं होगा, इसलिए ये 0 से एड नहीं करें। ठीक, इसी तरह अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो गया कि अब एक न्यू पेज ले लेता हूँ। ठीक है, कि HCF LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, HCF LCM। अगला टॉपिक क्या हो गया, फाइंडिंग HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, PFM। ठीक है, तो कैसे, ये भी क्लास आई थिंक ये क्लास 6 में ही पढ़ाया गया है। जैसे कोई भी एक नंबर ले लो, लाइक 60 और कितना ले लो 48 ले लो। पहले इसका प्राइम फैक्टर लिखते हैं अपन, क्या हो जाएगा 2 × 3 × 2 × 5 आई थिंक सो। ठीक है, तो क्या होगा 2² 3 × 5। ठीक है, 48 का अपन ले लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ओके, तो क्या होगा 2⁴ × 3। ओके, तो LCM क्या होता है। ठीक है, LCM इससे कैसे निकालते हैं ये देखो। ठीक है, LCM इसे कैसे निकाले। ओके, LCM क्या होता है, ध्यान से सुनो। नहीं सॉरी, पहले अपन HCF देखते हैं, LCM बाद में। HCF क्या होता है, देखो ये जितना दोनों में प्राइम फैक्टर है। ठीक है, पहले कॉमन प्राइम फैक्टर देखो कौन कौन है। इसमें कॉमन क्या क्या है, 2 है और 3 है, मतलब 2 दोनों में है और 3 भी दोनों में है। ठीक है, अब जो दोनों में है, मतलब जो कॉमन है उसमें दोनों का तो कुछ पावर होगा, तो जो सबसे कम पावर होता है वो लिखा जाता है। ठीक है,
जो सबसे कम पावर जो कॉमन होना चाहिए, ठीक है, और कॉमन में से जो कम पावर वाला होता है उसको अपन मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 और 2 इसमें से कम पावर का कौन है, 2 ठीक है। ओके, अब और 3 में से देखते हैं, ठीक है। 3 और 3 क्या आ गया यार, 3 और 3 दोनों में तो एक ही पावर है, तो वही लिखा जाएगा, बड़ा कोई भी नहीं जो है वही लिखा, और 5 तो किसी में कॉमन है, तो इसका HCF ये हो जाएगा, कितना हो गया, 12 हो गया। अपन इस तरह भी निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कोई और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे अपन ले लिए 120 और 96, तो इसका अपन 120 लिखते कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आई थिंक सो, 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा, ओके सही है। तो इसको क्या लिख दिया अपन, 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5, ओके 96 का लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा कितना हो गया, 2 to the power आई थिंक सो 5 इंटू 3। अब देखो दोनों, पहले 2 और 3 कॉमन, 2 का कितना पावर दोनों में कॉमन है, उसका सबसे कम पावर वाला कौन है, 2 to the power 3, 2 to the power 3 अपन यहाँ लिख दिए। फिर 3 कॉमन दोनों तो सेम पावर, तो 3 अपन लिख दिए। 5 तो कॉमन है नहीं, सेम उसी तरह हो गया, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं है। कितना हो गया, 24। तो इसका अपन HCF निकाल के देख सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तब भी 24 ही है। ओके, अब अपन देखते हैं LCM, ठीक है, LCM कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो LCM क्या होता है, LCM जैसा कि NCERT में भी लिखा हुआ है, ठीक है, यार नीचे हो जहाँ, LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। जैसे अपन इसी का लिया था, क्या लिए थे अपन इससे पहले, 120 एंड 96। ओके, 120 कितना था, 1/2 to the power 3 यार, 3 इंटू 3 इंटू 5, और 96 का क्या था, 2 to the power 3 2 to the power 5 सॉरी इंटू 3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, पहले अपन लिख देते हैं। LCM का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ओके, तो ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, यार ये ऊपर हो गया सॉरी, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यार, पहले कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर सॉरी 2 3 5, सॉरी 2 का सबसे बड़ा वाला पावर कौन है, 2 to the power 5। 3 का सबसे बड़ा वाला पावर कौन है, कोई नहीं है, तो वही लिखा गया। 5 का एक ही है 5, तो हो गया, इसका LCM ये हो गया, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। पहले अपने को क्या फिगर आउट करना है कि कौन कौन इसमें प्राइम नंबर है, 2 3 5 है ना, ठीक है। 2 का बड़ा पावर इसे मल्टीप्लाई करो, 3 का बड़ा पावर, 5 का बड़ा पावर, सिंपल। तो ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। और एक और फार्मूले होते हैं, अपन न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है। एक और फार्मूला क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब कोई A और B नंबर, इसका अपने LCM निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, मतलब जो इसका LCM होगा वो, जो इसका HCF होगा वो। इससे भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने देखा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, इतना समझने के बाद अपन नेक्स्ट कंसेप्ट, एक टाइप का क्वेश्चन होता है जो अपन क्लास 6 में भी देखेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या होता है, एक तो NCERT में ही दिया हुआ है, और प्रीवियस ईयर में तो पूछा जाता है, इसे तो डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। ये कुछ काजू टाइप का, काजू बर्फी टाइप का कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। देखता हूँ, एक मिनट यार, किधर गया, ओके हाँ, क्वेश्चन क्या है अपन पहले लिख लेते हैं।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, यह एक एनसीईआरटी का ही लिया हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देखता हूँ, अपन पेन ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है कि एक कोई स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू बर्फ़ी है और 130 बादाम बर्फ़ी है, और उसको इस तरह मतलब स्टैक बनाना, मतलब स्टैक खड़ा करते हैं ना, एक पर एक, एक पर एक, एक पर, ठीक है, इस तरह खड़ा करना है जिससे दोनों स्टैक में सेम नंबर आना चाहिए बर्फ़ी, मतलब दोनों, मतलब इसमें 5 और इसमें भी 5 होना चाहिए, और ट्रे का लिस्ट एरिया भी कवर करे, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, देखते हैं अपन। जैसे अपन कोई छोटा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास 20 बर्फ़ी है और 30, मतलब ए है बी है, ए बी मतलब क्या बर्फ़ी है और बादाम बर्फ़ी, ठीक है। इसको अपने को स्टैक करना है, तो अपन इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि पहले तो इतना ध्यान रखना है, दोनों में बराबर रहना चाहिए। तो बराबर रहने का मतलब क्या, कितना अमाउंट रहना चाहिए हर एक में, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं ले सकते, इसमें 2 इसमें 2, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, तब उतना ही रखेंगे हर एक स्टैक में, तब बराबर होगा, ठीक है। ऐसा नंबर कौन हो सकता है, 2 हो सकता है आराम से, ठीक है, हो नहीं सकता। और 2 लेते हैं, ठीक है, 2 रखते हैं, मतलब एक स्टैक में 2 रखते हैं, तो क्या को बनेगा, इसका 10 स्टैक बनेगा, इसमें क्या होगा 15 स्टैक बनेगा, लेकिन 2 रहेगा इसमें भी, है कि नहीं, 2 रहेगा एक स्टैक में, ठीक है। 2 छोड़ो, अपन 5 ले लेते हैं कि एक स्टैक में 5, तो इससे क्या हो रहेगा, इसमें कितने रहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक 4 इसका स्टैक बनेगा, और इसका 5 से डिवाइड करने पर कितना स्टैक बनेगा, 6, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि देखो यार, और पहले तो बराबर रहना चाहिए। बराबर कैसे रहेगा, जो नंबर दोनों को डिविजिबल कर दे, यहाँ 2 कर रहा था, दोनों को डिविजिबल 2 रहेगा, तो 2 का 10 स्टैक बनेगा, और 2 का यहाँ 15 स्टैक बनेगी। लेकिन अपन सोचते चलो लिस्ट एरिया करना, ज़्यादा स्टैक तो ज़्यादा एरिया ले लेगा, ठीक है। तो अपन 5 कर देखते कि 5-5 का, तो 5-5 का करेंगे। क्यों 5-5 का, क्योंकि 5 दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, मतलब दोनों में सेम नंबर आना चाहिए। 5-5 का इसमें भी 4 ठो रहेगा, और 5-5 का इसमें भी 6 गो रहेगा, लेकिन ये तो और ज़्यादा हो गया। इसी तरह 10 भी ले सकते हैं, 10 लेंगे तो 2 बनेगा, 10 का 10 लेंगे तो 3 बनेगा, सबसे कम आई थिंक यही होगा। तो ये जो 10 कैसे निकलेगा, ठीक है, 10 जो अपन मतलब कैसे करेंगे पता कि कितना कितना का ले, पहले तो बराबर करने के लिए दोनों से डिवाइड करना चाहिए वो नंबर, और कितना कितना का ले, इससे लिए आपको एचसीएफ निकालना पड़ता है। देखो क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ऐसा एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जो बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा नंबर आगे कोई ना, जो दोनों को डिवाइड कर दे, ये होता है एचसीएफ का मतलब। ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे लेते हैं अपन 4 से एचसीएफ क्या होता है, देखो अपन शुरू से नंबर चेक करते हैं, एक तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन इससे बड़ा कुछ हो सकता है, देखते हैं 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, इससे बड़ा कुछ हो सकता है 3 दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, 4 नहीं कर रहा है दोनों को डिवाइड, 5 आगे ले ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ा क्या है 2, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो दोनों डिवाइड करे, तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा, निकाल के देख लो। तो यही हुआ है, तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों डिवाइड करे, यही यहाँ ज़रूरी है, तब ना अपने को कम एरिया में ज़्यादा स्टैक का हो, मतलब 10-10 का स्टैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ यही समझ में दिक्कत होता है कि एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। ये जो बोला हुआ है ना कि लिस्ट एरिया चाहिए, लिस्ट एरिया मतलब हर एक स्टैक में ज़्यादा रहना चाहिए, और एक और बात बोला है कि दोनों में सेम रहना चाहिए, और दोनों में सेम रहना चाहिए तो ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो लिस्ट एरिया के लिए ऐसा नंबर जो दोनों की डिवाइड करे और बड़ा नंबर आना चाहिए, बड़ा नंबर तब ना लिस्ट एरिया, मतलब ज़्यादा रहेगा, 10-10 ठो रहेगा तब ना लिस्ट एरिया लेगा। इसलिए ये कैसे निकलता है, ये एचसीएफ निकालने से निकलता है। तो अपन ये दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, उतना ही हर एक स्टैक में रहेगा, दोनों के स्टैक में एचसीएफ जो आएगा वो दोनों को डिवाइड करेगा, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो उतना ही बड़ा नंबर का स्टैक बनाएंगे, मतलब 10 आया कितना भी है वो अपन देख लेंगे। तो अपन इसका सॉल्यूशन इस तरह निकाल सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ओके, तो अपने को नेक्स्ट अब क्या हो गया, ओके, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो भी इम्पोर्टेंट, यही एक लास्ट कंसेप्ट है, और इसको अपन थोड़ा पेचीदा लगता है, ठीक है, लेकिन अगर अपन ध्यान से इसे सुने तो ये भी बहुत ईजी है। इस तरह का क्वेश्चन 4 मार्क्स इस सब में ज़्यादा आते हैं, ठीक है, कि प्रूफ करो √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सब प्रूफ करने के लिए अपने को एक थ्योरम दिया है, और इस थ्योरम का प्रूफ
ज़रूरी नहीं है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहता। इसका एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि इसका प्रूफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सिर्फ अपन थ्योरम याद कर लेंगे और उसका यूज करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नंबर लाने के लिए यही करना पड़ता है, समझ ले थ्योरम। प्रूफ जिसमें ज़रूरी हो वो तो करना ही है थ्योरम का, लेकिन इसमें एनसीईआरटी बुक में खुद लिखा हुआ है कि इसका थ्योरम का प्रूफ नेसेसरी नहीं है। तो थ्योरम क्या कहता है देखता हूँ, है ना। ये थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। बोल रहा है कि लेट P be a prime number, okay, if P divides a square, then P also divides a, okay, then P also divides ए। यही थ्योरम यूज करके अपन आगे देखेंगे, ठीक है। एक मिनट देख लेता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। ये थ्योरम ध्यान में रखना। और ये जो होता है ना कि प्रूफ करो कि √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल, √5, तो इसी थ्योरम के यूज से अपन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे क्वेश्चन पहले लेता हूँ कि एक मिनट रुक जाओ यार। क्वेश्चन, प्रूव √2 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन मान लेंगे चलो इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलो इरेशनल नहीं तो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, अपन मान लेते हैं। और इरेशनल नंबर होने का कुछ कंडीशन अपन बैठाएंगे और बाद में वो गलत हो जाता है कि नहीं इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्या बच जाएगा, इरेशनल नंबर। मीन्स अपन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या लेते हैं, चलो ये एक रेशनल नंबर मान ले। लेट सपोज, सॉल्यूशन कैसे लेंगे, सपोज कि √2 रेशनल है, ठीक है। तो अपन किसी भी रेशनल को a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते a/b, ठीक है। लेकिन इसको काट छाट के और कुछ कटने वाला जैसे लिखते हैं ना 4/6, तो ये कट छाट के क्या 2/3 हो जाना, इसके बाद नहीं कट सकता। लेकिन मान लेते इसे काट छाट के कुछ आया m/n, ठीक है। अब कटने छटने के बाद मतलब पूरा कट गया तो इसका एचसीएफ याद रखना, ये दोनों को प्राइम हो जाते हैं। देखो इसका एचसीएफ 1 कुछ भी ले लो 10/20, इसको काटने के बाद क्या होगा 10 1 10 10 2 ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा 1 आएगा, ये को प्राइम कहलाता है। तो अब एम एन क्या हो गया को प्राइम, तो यहाँ √2 mn, ओके √2 = m/n हो गया ना, तो mn को प्राइम, वेयर mn आर को प्राइम। देखो यार यही जो को प्राइम हुआ ना आगे चल के यही गलत हो। को प्राइम मतलब क्या, दोनों का एचसीएफ 1, मतलब वो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। को प्राइम मतलब mn का ये दोनों 2 और 3 को कौन काट सकता है, 2 सिर्फ 1 काट सकता है, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ तो को प्राइम हो गया। फिर आगे अपन देखेंगे ना कुछ मॉडिफाई करके अपन देखेंगे कि mn को प्राइम रह ही नहीं पाता, तो यहाँ कंट्राडिक्शन हो जाता है। तो अपन जो √2 रेशनल माने वो गलत है, मतलब ये इरेशनल है, ओके ठीक है। तो अपन ले लिए कि अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके √n√2 = m हो गया, दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 2n² = m², ओके ओके। तो n² = m²/2, ये तो कन्फर्म है कोई इंटीजर है, ये भी कोई इंटीजर है, ये भी कोई इंटीजर, मतलब इससे क्या पता चली कि 2m² को 2 से अगर डिवाइड करते n², मतलब ये डिविजिबल कर देता है। तो क्या पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स m², यही ना पता चल रहा है इससे कि 2m² को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, तब ना कुछ n² कट के आ रहा है, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स n², तो अब जाके थ्योरम में देखो अगर a डिवाइड्स b², देन a आल्सो डिवाइड्स b, तो 2 आल्सो डिवाइड्स m, ये तो इससे हो गया, इसको रखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जब 2m को डिवाइड कर रहा है तो अपन इस तरह लिख सकते हैं ना कि m = 2c, कुछ इसी तरह कुछ ऐसे लिख ले, क्योंकि 2 इसको डिवाइड कर रहा है m को, तो 2 का कुछ फैक्टर तो आएगा ना। जैसे ले देख लो ना यार, जैसे 4 2 को डिवाइड कर रहा है तो 4 को अपन 2 × 2 नहीं लिख सकते हैं। जैसे 6 2 से डिवाइड होता है, 6 को नहीं ले 2 × 3, इसी तरह m 2 से डिवाइड होता है, m को 2c लिख दिए, ठीक है, तो लिख दिए। अब अपन यहाँ जो m की जगह पर 2c पुट करते हैं, ठीक है, क्या 2n² = m की जगह 2c
का होल स्क्वायर कहाँ पुट किए, यहाँ पर, ये ध्यान रखना, यहाँ पर अपन पुट किए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, एन स्क्वायर इक्वल टू 2c²। फिर यहाँ क्या आ रहा है, सी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर बाई 2। फिर यहाँ इससे क्या अपने को मिल रहा है कि 2n² को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि सी तो कोई इंटीजर ही होगा ना, ठीक है। तो 2 जब n² को डिवाइड कर रहा है तो अपन इस थ्योरम यूज करके क्या बोल सकते हैं, 2n को भी डिवाइड करें, ठीक है। तो अब क्या पता चल रहा है कि m को एंड n को दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है। अभी अपन क्या देखे थे कि mn को प्राइम है, मतलब mn दोनों को एक से अलावा कोई डिवाइड कर ही नहीं सकता एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ तो 2 भी डिवाइड कर रहे थे, ये को प्राइम नहीं रहा है। तो यहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि √2 रेशनल नहीं होगा, वो क्या होगा तब, इरेशनल होगा, ठीक है। ये मेथड सीख लो। मेथड क्या करना है यार, कि चलो शुरू में क्या माना है कि चलो ये रेशनल मान लिए, रेशनल मान लिए तो उसको a/b फॉर्म में लिख सकते, फिर काट छाट के, मतलब अब जब को प्राइम बना लेते m/n हो गया। फिर अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद स्क्वायर करके यहाँ क्या पता चलता है कि m² को 2 डिवाइड कर रहा है। तो जब m² को 2 डिवाइड कर रहा है तो अपन थ्योरम यूज करके क्या बोल सकते हैं कि 2m को भी डिवाइड कर सकता है। ये थ्योरम में अभी देखे अपन, तो एक हो गया। फिर जब 2m को डिवाइड कर देते तो m इक्वल टू 2 से कुछ लिख सकते हैं, जैसे अभी यहाँ देखे थे अपन कैसे लिख सकते हैं। फिर इसका अपन इस m की जगह यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। कहाँ, यहाँ पर m की जगह पुट करने के बाद यहाँ क्या आया कि n² इक्वल टू 2c²। तो यहाँ पता चलता है कि n² इज डिविजिबल बाई 2। जब n² डिविजिबल बाई 2 फिर वही करना है, तो यूजिंग थ्योरम n इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इससे पता कर ले m और n आर डिविजिबल बाई 2, तो ये को प्राइम नहीं बचेगा। तो पहले तो अपन मान लिया कि m एंड n आर को प्राइम, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, इसलिए यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। किसकी वजह से, जहाँ पर √2 को रेशनल मान लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। देखो यार सिंपल सा आ गया कि चलो √2 या √3 √5 ये हरदम 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ और क्वेश्चन होते हैं इसी टाइप के जो 2 3 जो मार्क्स होते हैं इससे कम वाले, उसमें पूछे जाते हैं। अपन न्यू पेज ले लेते हैं, ओके, पेन ऑन कर लेता हूँ। अब कुछ क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि तुम प्रूव करो, 5 - √3 इज इरेशनल, इसको प्रूव करना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 या जो कम वाले मार्क्स उसमें पूछे जाते हो तो कैसे करना है, 2 मार्क्स या इससे कम वाले तो कैसे करना है। देखो अपन इसे कि मान लेते चलो इरेशनल नहीं तो रेशनल हो ही सकता है, तो रेशनल मान लिया, ठीक है। रेशनल तो 5 - √3 रेशनल a/b हो गया, a/b हो। अगर कम मार्क्स में पूछे जाते तो a/b के फॉर्म में रेशनल को लिख सकते हैं, तो √3 क्या हो जाएगा, 5 - a/b। देखो यार ये कोई इंटीजर, ये इंटीजर, ये भी कोई इंटीजर, इसको घटा बढ़ा के कोई रेशनल नंबर ही आने वाला है। लेकिन √3 क्या होता है, ये बोल यहाँ आपने को लिख देना है कि लेकिन √3 तो इरेशनल होते हैं, लेकिन इधर क्या आ रहा है, इधर तो रेशनल नंबर आ रहा है। रेशनल इरेशनल कभी बराबर नहीं होते हैं, इसलिए जो अपन माने थे ना कि ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नहीं इरेशनल है, ठीक है। वही अगर पूछ देता है ये आपको 5 या 6 नंबर जितने मार्क्स सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसमें पूछ दिए जाते हैं, तो आपको पहले ये प्रूफ कर देना होगा कि √3 इरेशनल नंबर, जो अपन पहले मेथड से अभी सीखे, ठीक है। ये पहले प्रूफ कर देना होगा कि √3 इरेशनल नंबर है। अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं तो तब अपन ये मेथड से कर देते हैं। क्या करना रहता है कि अपन इसको रेशनल मान लेते हैं, रेशनल को a/b फॉर्म में लिख दिए, फिर √3 का वैल्यू इसमें से इक्वेशन सॉल्व करके इधर कर देते हैं। ये रेशनल घटाने पर भी कुछ रेशनल आएगा, लेकिन √3 क्या है, इरेशनल है। तो इरेशनल रेशनल कभी इक्वल हो नहीं सकते हैं, इसलिए जो अपन सपोज किया था कि ये रेशनल है नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, ये इरेशनल होगा, ठीक है। देखो यार अभी जितना ये तो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो गया, इसके बेसिस पर अपन डीपी में कुछ लार्ज अमाउंट में क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। आप सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी डाला जाएगा, ठीक है। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अच्छा लगे तो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती, अगर अच्छा कंटेंट लग रहा है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे। डेट्स ऑल, थैंक यू।